Hello, dear students. I welcome you to my YouTube channel UPSC Chronicles, and you are watching a new lecture series specially designed for the beginners Integrated NCERT Foundation Series. यहाँ हम क्लास 6th से लेकर 12th तक की सारी NCERTs को एक नए और इफेक्टिव तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। हर एक सेलेक्टेड कैंडिडेट में एक चीज कॉमन होती है, वो ये है कि वे एक्नॉलेज करते हैं एनसीईआरटीज के इम्पोर्टेंस को, नॉट बिकॉज दे आर सिंपल एंड प्रेजेंटेड इन द मोस्ट लूसिड मैनर, बट बिकॉज दे बिल्ड ए फाउंडेशन necessary for cracking the UPSC code. So before you open Lakshmikant, Spectrum, or any advanced book, it is important that you go through NCERTs first. This is where your concepts take shape, where clarity begins, and where real preparation starts. हम इस सीरीज में सबसे पहले पॉलिटी मॉड्यूल को कवर करेंगे। रीजन ये है कि शुरुआत में बच्चों को ये समझ नहीं आती है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से की जानी चाहिए। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर मोस्टली अननोन टू देम। पॉलिटी ही है जिससे सबका किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी बनी रहती है, इसलिए हम पॉलिटी से ही शुरुआत करेंगे। तो आइए आप और मैं एक भरोसे के साथ इस यूपीएससी की जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी। तो बिफोर वी स्टार्ट पॉलिटी, let's first understand what do we mean by polity. What is polity? एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। What is polity? मैं पहले आंसर लिख देता हूं, फिर उस आंसर को एक्सप्लेन करूंगा। Polity is a network. Polity is a framework or structure which determines how decisions are taken and by whom. पॉलिटी एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। पॉलिटी क्या है? एक फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है, एक ढांचा है, जो यह डिटरमाइन करती है कि डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे और डिसीजंस किनके द्वारा लिए जाएंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और बहुत ही जेनरिक डेफिनेशन है। इस चीज को आप इकोनॉमी के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसी चीज को आप सोसाइटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंस बस एक ही रहेगी कि जब हम पॉलिटी की बात करते हैं तो ये जो डिसीजंस होंगे ये पॉलिटिकल डिसीजंस हो जाते हैं।
और जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो वो हम इकोनॉमिक डिसीजंस की बात करेंगे, और सोसाइटी में हम सोशल डिसीजंस की बात करेंगे। तो डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं और किनके द्वारा लिए जाते हैं, इस चीज को जो डिटरमाइन करती है, जो एक ऐसी तंत्र है, एक ऐसी नेटवर्क है, उस नेटवर्क को, उस सिस्टम को हम पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में डिसीजंस कई तरह के हो सकते हैं। और सबसे आसान लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हम एक डिसीजन को लेकर के चलते हैं, और वो डिसीजन है रूल मेकिंग, कि रूल बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना। हम रूल मेकिंग के एग्जाम्पल से प्रोसीड करते हैं। पर वैसे डिसीजंस कई तरह के हो सकते हैं, रूल्स बनाने से लेकर के रूल्स को इन्फोर्स करना, बजट डिसाइड करना, सारी प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी, जो हमारी कंट्री में चीज़ें किस तरह से होंगी, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें डिसीजन मेकिंग में आ जाते हैं। हम एक सिंपल डिसीजन को एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, और वो है रूल मेकिंग। सो पॉलिटी में दो चीज सेंट्रल है। एक डिसीजन, और दूसरी ये डिसीजन किसके द्वारा ली जाएगी। डिसीजन को हम रूल मेकिंग भी कह सकते हैं। सो हु विल बी मेकिंग रूल्स एंड हाउ दे विल बी मेकिंग रूल्स, इस चीज के स्ट्रक्चर को, इस चीज के ढांचा को, इस चीज को जो डिटरमाइन करती है, जो डिसाइड करती है, उस स्ट्रक्चर को हम पॉलिटी कहते हैं। पॉलिटी की एक सिंपल, एक दूसरी एग्जाम्पल, पॉलिटी की एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है। पॉलिटी इज ए रीजन। पॉलिटी एक रीजन है, एक जगह है, एक स्पेस है, क्षेत्र है, टेरिटोरी भी हो सकती है। जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, जब हम बात करते हैं अमेरिकन पॉलिटी की, जब हम बात करते हैं ब्रिटिश पॉलिटी की, तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में पॉलिटी का मतलब एक खास रीजन से होता है। सो पॉलिटी इज ए रीजन in which there are rules and institutions to enforce these rules। तो पॉलिटी को हमने क्या समझा? पॉलिटी एक रीजन है, और वहां पर रूल्स होते हैं, और उन रूल्स को इन्फोर्स कराने के लिए इंस्टीट्यूशंस होती है। तो यहाँ पे पॉलिटी के दो एलिमेंट निकल करके आते हैं। एक एक एलिमेंट है इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशंस, और दूसरी रूल
या रूल्स, किसी भी पॉलिटी में ये दो चीज होनी चाहिए. विदाउट रूल्स it will be very difficult to define a polity, define the nature of a polity. तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे रूल्स बहुत तेजी से बदलते हैं, जैसे मान लो कहीं पे गवर्नमेंट की जो तख्ता पलट हो जाती है रातों रात, मिलिट्री कूप हो जाती है या मिलिटेंट ग्रुप ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है और गवर्नमेंट को वहाँ से छोड़ना पड़ जाता है, तो ऐसे में रूल्स बहुत तेजी से बदल जाते हैं. तो जहाँ पे रूल्स स्टेबल नहीं है, बहुत तेजी से बदलते रहते हैं, ऐसे पॉलिटी को डिफाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है. सो देयर हैज टू बी रूल्स एंड देयर हैज टू बी इंस्टीट्यूशंस which enforce these rules, because just by having rules is will not be sufficient. There has to be mechanisms and there has to be some institution, some method, some process through which these rules are implemented. So a polity needs two elements at least, rules and institutions. In political science, these institutions are collectively called as the government. ये जो institutions हैं, इन institutions को political science में हम government कहते हैं. यानी कि government क्या हो गई? So how can we define government? Government is an institution और इंस्टीट्यूशन का क्या काम है? रूल्स बनाना. सो गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेक्स रूल्स, और दूसरी का काम है इन रूल्स को इन्फोर्स भी कराना. सो गवर्नमेंट इज एन इंस्टीट्यूशन विच मेक रूल्स एंड enforce them. That means government has authority and power. Authority to make rule and power to enforce rules. तो हमने यहाँ पे दो टर्म्स को इंट्रोड्यूस करा है, एक पॉलिटी और दूसरी गवर्नमेंट. मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी. अब मैं एक नए टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, और वो टर्म है स्टेट. जब हम पहली बार स्टेट वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स की पिक्चर आती है. लेकिन पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल थ्योरी में, जिन स्टेट्स से हम बचपन से रूबरू होते हैं, जिन स्टेट्स को हम बचपन से जान रहे होते हैं, उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. These states are created only for the sake of administrative convenience.
पॉलिटिकल साइंस में जो स्टेट होती है उसकी एक फिक्स्ड डेफिनेशन होती है, उसकी कुछ क्राइटेरिया होती है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो पर्टिकुलर एंटिटी विल बी कॉल्ड स्टेट। इस चीज को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले हम उन बातों को लिख लेते हैं जो स्टेट को डिफाइन करती है पॉलिटिकल साइंस में। स्टेट is a political entity with four essential conditions। स्टेट एक पॉलिटिकल एंटिटी है जिसमें जिसमें चार एसेंशियल कंडीशंस होते हैं। ये कंडीशंस क्या है? तो किसी भी स्टेट को होने के लिए उसके पास एक टेरिटोरी होनी चाहिए। किसी भी स्टेट के लिए एक टेरिटोरी होनी चाहिए। इस टेरिटोरी में कुछ लोग होने चाहिए। So second condition is population. First condition is territory. Second condition is population. इन population पे रूल करने के लिए एक गवर्नमेंट का होना जरूरी है। थर्ड कंडीशन इज गवर्नमेंट एंड फोर्थ कंडीशन इज दिस गवर्नमेंट शुड बी सोवरेन। संप्रभु गवर्नमेंट होनी चाहिए। So these are the four conditions for a state। अगर ये चारों कंडीशंस एक साथ हैं तो तो कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी स्टेट कहलाएगी। It doesn't matter what the size of the territory or the population, there has to be these four characteristics, these four essential conditions for a state to exist। Now let's understand these four characteristics of a state with example of India। इंडिया की मैप हम देखते हैं। I'm not good at drawing maps। So let's just draw a basic outline। तो मोटा मोटी कुछ इस तरह की मैप हमें इंडिया की दिखाई देती है। इंडिया की बाउंड्री में, इंडिया की जो बाउंड्री के अंदर हमें टेरिटोरी दिखाई देती है। So first condition of state is fulfilled, India has territory। This is Indian territory including its islands।
Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. India has territory. This territory needs not be continuous or connected. Territory means a region, an area where where the state has its influence. तो इंडिया के पास टेरिटोरी है, इस टेरिटोरी में लोग रहते हैं. इंडिया हैज पॉपुलेशन. टेरिटोरी को हम इन्फ्लुएंस एरिया लिख सकते हैं. पॉपुलेशन में दो तरह के लोग आते हैं. एक होते हैं सिटीजन्स और दूसरे होते हैं फॉरेनर्स. सिटीजन्स वो लोग होते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, और इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, जिनके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे हमारी एडवांस्ड कोर्स में. एनसीईआरटी में सिटीजनशिप रूल्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है सिटीजनशिप के बारे में, वो सारी चीज़ें हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस जब कर रहे होंगे, आर्टिकल्स को डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम इस चीज़ के ऊपर बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे. तो सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास इंडिया की सिटीजनशिप है. जस्ट फॉर द बीइंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. फॉरेनर्स आपको पता होंगे, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि जिसमें एक्सप्लेन किया जाए. जो इंडिया के नहीं है और इंडिया में रह रहे हैं उनको फॉरेनर्स कहते हैं. तो पॉपुलेशन विल इंक्लूड सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स. सिटीजन्स प्लस फॉरेनर्स टुगेदर दे आर कॉल्ड रेसिडेंट्स. रेसिडेंट्स जो इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं. क्लियर है ये बात? तो इंडिया हैज टेरिटोरी, इंडिया हैज population. Third condition is government. Means someone who is ruling, the ruling authority, the institution that is making rules. So India has government as well. भारत में सरकार भी है जो गवर्न करती है, जो रूल्स बनाती है, जो रूल्स को इन्फोर्स कराती है. So India has this third condition as well. Now fourth condition, the government must be sovereign. सॉवरेन का मतलब है, हिंदी में इसको कहते हैं संप्रभु. संप्रभु या सॉवरेन. सॉवरेन का मतलब है कि बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के द गवर्नमेंट इज गवर्निंग. गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ड्यूटी. गवर्नमेंट इज मेकिंग लॉज for the population within the fixed territory without any external influence. कोई दूसरी स्टेट, कोई दूसरी एंटिटी डिसाइड नहीं करेगी कि यहाँ की लॉ किस तरह की होनी चाहिए. तो अगर गवर्नमेंट इस तरह की है जहाँ जो वो फ्री है, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, and it is free to make rules, to make regulations, to make laws for its population and within its territory, and it is also free to make relations, make alliances, conclude treaties
with other nations, other states, without any external influence, then that government is called sovereign government. तो इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो सॉवरेन गवर्नमेंट भी है। मीन्स इंडिया की गवर्नमेंट पर किसी तरह की इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी तरह की दबाव नहीं है। इंडिया अपने इंटरेस्ट से आप कोई भी डील कर सकती है, किसी दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रीटी साइन कर सकती है, किसी भी कंट्री के साथ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी तरह की रिलेशन रख सकती है। सो इंडिया हैज all these four essential conditions. That means India can be called a state. Now consider one example. There is a system. There is a system where there are two people. एक ऐसी सिस्टम है जहां पे दो लोग हैं। Can this system be called a state? Can this system be called a state? So to consider a system as a state, let's get back to our original definition of a state, which has four essential conditions. Now let's analyze these essential conditions and let's examine the situation and find out whether this system has all these four essential conditions. We find that there is a fixed boundary, there is a territory. So it has territory, yes. It has population, there are two peoples, so it has population. It has government, assuming that one person is governing, assuming that this blue color fellow is governing and this one is being governed. So in that case, this fellow is the government. So it has government. And assuming that this person, this government has no external uh, pressure or external influence in making rules for this person within this territory, that means this government is also sovereign. In that case, this political entity can also be considered a state. So for a state, there has to be at least two persons. Can a territory having only one person be considered a state? It cannot be considered a state because in that case there is no distinction between the government and the population. So a state has at least minimum two individual and its state must have at least two individual in its system. So I hope this distinction, this term is also clear to you now. अब हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पे, एक इंटरेस्टिंग बात पे। हमने तीन टर्म्स अभी तक देखे, पॉलिटी, गवर्नमेंट, स्टेट। क्या इनके बीच कोई रिलेशन है या तीनों एक ही चीज है?
डेफिनेशन हमने तीनों के देखे हैं, तीनों को समझा और उसके बेसिस पे हमें एक थोड़ी बहुत तो आइडिया लग थोड़ी बहुत तो आइडिया लग ही गई होगी कि ये तीनों एक चीज़ नहीं है बल्कि अलग-अलग चीज़ें हैं। तो अगर ये अलग-अलग चीज़ें हैं तो क्या इनके बीच किसी तरह की रिलेशनशिप है? So let's analyze their relationship. State government relationship. State is an entity. State is an entity, political entity. And this a political entity has certain powers. Now this state cannot function on its own, cannot exercise its powers on its own. This state is like a machine which has tremendous power. But there has to be someone to operate this machine, to make this machine come into life. So that operator is the government. So government is government is the driver of the state. Government is the driver of the state. एक पिक्चर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक गाड़ी है। ठीक है, और इस गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी कहलाएगी स्टेट। एंड स्टेट हैज tremendous power, tremendous resources, tremendous power. And this driver who is driving the vehicle, this driver is the government. So the nature of state is defined by the nature of the government. अब ड्राइवर जैसा होगा गाड़ी वैसी चलेगी। ड्राइवर जिस माइंड का होगा स्टेट की माइंड भी
उसी तरह की होगी। ड्राइवर अगर फास्ट चलाने वाला होगा तो गाड़ी तेज चलेगी, ड्राइवर अगर धीमे चलाने वाला होगा तो गाड़ी धीरे चलेगी। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी स्टेट कैसे चलेगी। एंड इफ द पैसेंजर्स सिटिंग बिहाइंड believe that this driver is good, this driver is useful, this driver is driving the vehicle efficiently, then this driver might get another chance to drive the vehicle. If these passengers believe that this driver is not good, they can change that driver. In the similar fashion, in our country, things go on, and we will understand these things as we progress in this series. तो स्टेट और गवर्नमेंट की रिलेशनशिप कैसे होती है, उसी तरह जैसे एक गाड़ी और उसके ड्राइवर की रिलेशनशिप होती है। गवर्नमेंट इज द ड्राइवर ऑफ द स्टेट। अब एक चीज यहाँ पे समझना कि ये हैं हमारे सिटीजन्स या पॉपुलेशन, और गवर्नमेंट जो गाड़ी चला रहा है, both are in the same state, same vehicle. Now, if these passengers will have more power in how this vehicle will be run, then obviously this driver will have less power in deciding how this vehicle will be run. अगर ये पैसेंजर्स कंट्रोल करे गाड़ी कैसे चलेगी, तो इस ड्राइवर के पास पावर कम रह जाएगी गाड़ी चलाने की। वहीं दूसरी तरफ अगर ये ड्राइवर के पास पूरी पावर रहेगी गाड़ी चलाने की, डिसाइड करने की, तो इसका मतलब है कि ये जो पैसेंजर्स हैं इनके पास उतनी पावर नहीं रहेगी, ये कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे गाड़ी कैसे चलाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि इनके पावर्स और इनके पावर्स दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और यही रिलेशन होती है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच। So if we are to understand government citizens relation, then this relation is called two person zero sum game। टू पर्सन जीरो सम गेम। समझते हैं इस चीज को। हमने देखा था पिछले पिक्चर में, एक गवर्नमेंट थी और दूसरी सिटीजन्स थी।
गाड़ी वाली रेफरेंस में हमने ड्राइवर और पैसेंजर्स के एग्जाम्पल से समझा, और ड्राइवर को हमने गवर्नमेंट कहा और पैसेंजर्स को सिटीजन्स कहा। अगर गवर्नमेंट की पावर बढ़ाई जाए, अगर गवर्नमेंट की पावर बढ़ाई जाएगी, so that power will be at the cost of rights and freedoms of the citizens. Rights and freedom of the citizens will have to be compromised. तो जितनी पावर बढ़ाएंगे गवर्नमेंट की, जितनी पावर बढ़ाएंगे इसकी, गवर्नमेंट की, सिटीजन्स के राइट और फ्रीडम उतनी कम होगी। देखो, होता क्या है कि एक स्टेट बनाने में 4 कंडीशंस चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट और सिटीजन्स, जिसको हमने पॉपुलेशन कहा। तो गवर्नमेंट और सिटीजन्स एक साथ आएंगे तभी स्टेट बनेगी। तो उनके एक साथ आने में कंडीशन ये है कि ये जो सिटीजन्स हैं, ये जो सिटीजन्स हैं, सो सिटीजन्स सरेंडर देयर rights and freedom to the government, and it is the duty of the government to protect these rights and freedom of the citizens. Normally, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच एक सामंजस्य का होना जरूरी है, जहां पे सिटीजन अपनी फ्री विल से गवर्नमेंट को अपने राइट्स और फ्रीडम सरेंडर करती है, और बदले में गवर्नमेंट सिटीजन्स के राइट्स और फ्रीडम को प्रोटेक्ट करती है। दिस इज हाउ ए स्टेट स्ट्रक्चर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। Now, if a citizen will have more freedom, that means government will have less power. And if government has more power, that means citizens will have less freedom. अगर गवर्नमेंट कानून बनाने लगी, अगर गवर्नमेंट इस तरह के कानून बनाने लगी जो ये कह दे कि रात 8 बजे के बाद बाहर घूमना इलीगल है। Suppose, let's take this arbitrary example because I couldn't come up with any other example. So let's take this arbitrary example. अगर गवर्नमेंट एक लॉ बना दे कि रात 8 बजे के बाद बाहर घूमना इलीगल है, means you will be questioned, you will be taken to police station. So that means लोगों की जो फ्री मूवमेंट की राइट है वो कर्टेल हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट इसके साथ ये भी बना ले कि किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म को, किसी भी तरह के पेपर में अगर गवर्नमेंट के एक्टिविटी को, गवर्नमेंट के फंक्शंस को क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो वो भी इलीगल है। सो इन दिस केस वी आर इंक्रीजिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट
And if we are increasing the power of the government, that means we are curtailing the rights and freedom of the citizens. So the relationship between government power and citizens' rights are reciprocal. And if we add up these powers and rights by how much quantity, I mean, it's not quantifiable, but still, for the sake of understanding, by how much we are increasing the power of the government, the rights and freedoms of the citizens will have to be compromised by that quantity. And if we do this mathematics, it will come as 0. That's why this relationship is called two-person zero-sum game. Because we have two-person, one as government, another as citizens, and zero-sum game because if we increase the power of the government, the rights and freedom of the citizens have to be curtailed or compromised, and vice versa also. आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है और गवर्नमेंट के पावर बढ़ाने से सिटीजन्स की जो पावर्स हैं या फ्रीडम एंड राइट्स है वो कर्टेल होती है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट के होने से हमें नुकसान है, इसका तो यही मतलब निकल के आता है। And therefore there is this proverb, government is the necessary evil, यानी कि गवर्नमेंट एविल है, बदमाश है, खराब है, पर वो जरूरी है। अगर गवर्नमेंट नहीं होंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब रूल भी नहीं है या लॉ नहीं है। अगर लॉ नहीं है तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं लॉलेसनेस। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि स्टेट ही नहीं है, क्योंकि स्टेट के लिए 4 एसेंशियल कंडीशन में गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है। सो इट विल बी stateless. If the society exists, it will be called stateless society or stateless polity. And if there is no government, that means there is no one to make laws and there is no one to enforce them if there is already any law existing. So it will be a case of lawlessness. अगर lawlessness है फिर might is right, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है उसी का नियम चलेगा और जो पावरलेस है उसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। Why? Because human beings are guided by self interest, and if there is no checks and balances, these self interests can easily transform into selfish interests.
And natural tendency of a society is to move towards entropy. एंट्रोपी कह लो, चाहे केओस कह लो, या डिसऑर्डर कह लो. So if there is no checks, if there are no laws, if there is no government, then the society will plunge into disorder. और इसी चीज को हम लोग हिंदी में कभी कभी सुनते हैं, जंगल राज, where no one is safe and secure. There is no guarantee of life and property. तो अगर ये सिचुएशन नहीं चाहिए, अगर ये सिचुएशन नहीं चाहिए, तो हमें गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा. So although government curtails our free will, rights, and freedom, it is still required to protect our lives and dignity. हमारे लाइफ और डिग्निटी को बचाने के लिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है. So that brings to us a new question. Why do we need government? या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. What are the functions of the government? गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं, या गवर्नमेंट हमें क्यों चाहिए होती है? तो दोनों की आंसर एक ही होगी. तो फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे पहले तो जो जरूरी फंक्शन है वो है टू मेक लॉज और रूल्स. टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. एक ऑर्डर बनाना जरूरी है, ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, जिससे सोसाइटी एक हार्मोनियस तरीके से चल सके, एक ऑर्डर्ड वे में चल सके. सो उसको मेंटेन करना स्टेट की या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, फंक्शन है, ड्यूटी है. और उसके लिए हम गवर्नमेंट को चुनते हैं, या गवर्नमेंट हमें चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी पॉलिटी, हमारी स्टेट, हमारी सोसाइटी लॉलेस सोसाइटी हो, और हमारी सोसाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए. सो दैट्स व्हाई वी नीड स्टेट और द गवर्नमेंट. We need government because government is the driver of the state, and we need our state to be stable, or progressive and developed. And the development of a state depends so much on the capacity of the government. So we need government for
economic development, or stability. We need our government to defend us from dangers. So टू गिव अ सिक्योरिटी वी नीड गवर्नमेंट। जैसे बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्रेशन है, बाहर से वार हो गई कभी, या इंटरनल ही कभी कोई कन्फ्लिक्ट हो गई, और जिससे हम सबको पूरी एज ए सोसाइटी एज ए कम्युनिटी हम सबको सफ़र करना पड़ रहा है, या किसी तरह की कोई जैसे कोरोना पेंडेमिक आ गई थी, तो वी वर लुकिंग टुवर्ड्स द गवर्नमेंट to defend us, to protect us. So that is the function of the government, to protect us from any threat, any danger, whether it is originating from outside or within the territory. So it's the duty of the government. Another duty of the government is distribution of resources. Resources means public goods and services. Goods and services which are reserved for the public, which are especially allocated for the public. So गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी है कि वैसे पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करे पब्लिक के बीच। जैसे गवर्नमेंट कई तरह के स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चलाती है, जैसे कई फूड सिक्योरिटी स्कीम है, या जो सब्सिडी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, तो ये एक तरीका है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। वहीं गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट की नेचर जिस तरह की है उस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जैसे हम कम्युनिस्ट कंट्रीज में देखते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की टोटल कंट्रोल होती है कंट्री के रिसोर्सेज पे, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक आइडियल कम्युनिज्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, किसी कंट्री या किसी आइडियोलॉजी को के फेवर में नहीं बोल रहा हूँ। एक आइडियल कम्युनिज्म, एटलीस्ट ऑन पेपर, ऑन इन थ्योरी, ideal communism is defined in such a way that government has total control over the production process and that production is equally distributed among the people. So this is one of the way of distribution of resources. So it is also one of the duty of. And why do we need distribution of resources? Because not everybody is capable of producing, and not everybody has opportunity or the means to produce. So in our countries, and as is the case with all other countries, there is stratification in the society, differentiation in the society in terms of opportunities, in terms of capabilities. So it is required that government distributes the resources among the population, among the people. Why do we need government? Because government protects our rights and dignity. We expect government to protect our rights and dignity. If someone more powerful than me tries to curtail my rights and tries to violate my dignity, then I will look up to the government to protect my rights and dignity.
And that's one more reason why do we need government. So these are some of the functions and some of the reasons why do we need government. But government's functions are not limited to only these 6 points. Government functions are multifaceted, and as I said, many of the things I will teach you and you will learn as we progress in this series. So, as we are talking about the government, now let's understand different types of government. Types of government. जैसे किसी गाड़ी में कई तरह के ड्राइवर्स हो सकते हैं, सेम गाड़ी को अलग अलग तरह के ड्राइवर्स चला सकते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट भी कई तरह के हो सकते हैं. It depends on the power, how much power is concentrated in the government, and how they are exercising these powers, how they are making decisions. So, on the basis of these factors, there are many types of government. One form of government where power is completely in the hand, there is complete total power, 100% power in the hands of government. Such type of government is called autocracy. Auto means self, and crazy means to rule. So autocracy is a form of government where power is concentrated in one hand. A form of government where power is concentrated in वन हैंड, किसी एक पर्सन के पास सारी पावर्स कंसंट्रेटेड होती है, तो ऐसे गवर्नमेंट को हम ऑटोक्रेसी कहते हैं. ये ऑटोक्रेसी दो तरह के हो सकते हैं. ये ऑटोक्रेसी दो तरह के हो सकते हैं. एक डिक्टेटरशिप, और दूसरी एब्सोल्यूट मोनार्की. मोनार्की मतलब राजा का शासन, और अगर राजा के पास, किंग या क्वीन के पास, मोनार्क के पास पूरी पावर है, कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल पर्सन, then it will be called absolute monarchy. Absolute. So in both these cases, all powers are concentrated in single person.
So this is first type of government. Another type of government is oligarchy. ओलिगार्की का मतलब है कि कुछ लोगों के बीच पावर शेयर होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं. सो पावर इज शेयर्ड among few individuals. जैसे ऑटोक्रेसी में एक इंडिविजुअल के पास पूरी पावर होती है, वैसे ही ओलिगार्की में कुछ लोगों के पास, एक ग्रुप ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उनके पास पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है या डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. ओलिगार्की के एग्जाम्पल्स हैं एरिस्टोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि जब कुछ एलीट लोग मिल करके या नोबल्स जब पावर्स इनके बीच होती है, नोबल्स के बीच पावर होती है, तो वैसे रूल को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी. वहीं प्लूटोक्रेसी में जब रिच पीपल सम रिच पीपल come together and form the government, and power is concentrated in the hands of these few rich people, then it is called plutocracy. In aristocracy, the posts and powers are normally hereditary. जब मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे या एंशियंट इंडिया में भी हम इस चीज को देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी वर्ड को हम यूज करते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे यही होती थी कि जैसे कोई नोबल्स होता है, तो नोबल्स की जो पावर होती है वो, एक तो कुछ नोबल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इल्तुतमिश ने 40 टर्किश नोबल्स के एक ग्रुप की फॉर्मेशन की थी, और जो पूरी पावर थी इन्हीं 40 नोबल्स के बीच कंसंट्रेटेड होती थी. दे डिसाइडेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी पहले, जब फ्रेंच के जो नेशनल असेंबली थी, स्टेट जनरल्स थी, वो इस तरह से ही डिस्ट्रीब्यूटेड थी. एक क्लर्जी सेक्शन, नोबिलिटी सेक्शन एंड थर्ड स्टेट. Means power was concentrated among few individuals. Such government is called aristocracy or oligarchy. Oligarchy is when power is shared among few individuals, and oligarchy are of two types: aristocracy, where nobles or some elite persons have all the powers, and plutocracy, where power is distributed among few wealthy people. उसी तरह से एक तीसरी चीज होती है थियोक्रेसी. थियोक्रेसी वो होती है जब रिलीजियस पीपल रूल करते हैं. रूल ऑफ रिलीजन. जब रिलीजन से सैंक्शनड कस्टम्स, ट्रेडिशंस और नॉर्म्स बनते हैं, रूल्स बनते हैं, तो ऐसे रूल को हम थियोक्रेसी कहते हैं. और इस तरह से, और ऐसे गवर्नमेंट को हम थियोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. रूल बाय प्रीस्ट्स, रूल बाय क्लर्जी,
और ruled by ulemas in case of Muslims. और एक चौथी तरह की गवर्नमेंट होती है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेमोक्रेसी. Democracy, most important of all the forms of government, better than all other forms of government. Democracy. Democracy is made up of two words, demo and demos and cracy. So demos and crazy. Demos means people. These are Greek words. And crazy means to rule. So democracy is a form of government which is ruled by the people. So it can be understood as rule of the people, जहाँ पे लोग खुद से रूल करते हैं, वैसे गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. अगली वीडियो में हम डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल्ड में बात करेंगे.